हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिया है। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें आपको खास करके आज कुछ एकदम लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें। इसके बाद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, उसके बाद आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन को देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि वयस्क मानव जो होता है, वयस्क मतलब यंग, जो बड़ा हो गया है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। तो 14 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेगा? तो लगभग 30 बार। कितना बार? 30 बार सांस ले लेगा। मतलब उसकी लिमिट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। के लिए एक बच्चा जो है बहुत तेज़ी से क्या लेता है? सांस लेता है। लेकिन जो एक वयस्क व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे सांस लेता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर श्वसनीय पदार्थ क्या होता है। श्वसनीय पदार्थ क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जो कोशिकीय श्वसन के दौरान टूटता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो पदार्थ हमारी कोशिकाओं में टूटता है उसे ही कहते हैं श्वसनीय पदार्थ। क्या बोलते हैं भैया? श्वसनीय पदार्थ। जब हम सांस ले रहे होते हैं और सांस लेने के दौरान हमारी कोशिकाओं में जो पदार्थ टूटेगा उसे क्या बोलेंगे? श्वसनीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? श्वसनीय पदार्थ। देखिए, कल आपको पढ़ाए तो थे कि आप लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो पेट में आता है, छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। जब खाना खाएंगे तो ये भोजन कहाँ जाएगा? आपके पेट में। कहाँ जाएगा बच्चों? पेट में। और उसके बाद ये छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में यहाँ ग्लूकोज का पाचन हो जाएगा। किसका पाचन होगा? ग्लूकोज का। और यहाँ कोशिकाओं में सेंड हो जाएगा। कहाँ सेंड हो जाएगा? सेल में, यानी कोशिका में सेंड हो जाएगा। कोशिका में जाने के बाद ये ग्लूकोज ऐसे स्टोर रहेगा, और उसके बाद जो सांस लेंगे फेफड़ा से, वो भी कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? वो भी आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज जा रहा है वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट है, या वसा है, या फिर प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में से कोई ना कोई चीज रहेगा, और इसका टूटना ही क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है, श्वसनीय पदार्थ कहलाता है। कैसे पदार्थ कहलाता है? श्वसनीय पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ आपकी कोशिकाओं में जाके टूटते हैं, इन्हीं श्वसन के दौरान जो पदार्थ टूटेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? श्वसनीय पदार्थ कहा जाएगा। कोई श्वसनीय पदार्थ कहा जाता है। ये श्वसनीय पदार्थ आपके चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है? पता ही है कि जो पदार्थ खाने में मीठा लगता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर भुट्टा हो गया, इन्हें खाने पर थोड़ा हल्का मीठा लगता है, ठीक है। चीनी हो गया, ये सब, गन्ना हो गया, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट है। बाकी वसा क्या होता है भाई? वसा तो जानते हो, जिसमें तेल होगा उसे क्या बोलेंगे? वसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वसा। अब तेल हो गया, वनस्पति तेल, चाहे सरसों का तेल हो गया, चाहे जिसका तेल होगा, नारियल का तेल हो गया, या फिर और पदार्थों का भी तेल होता है, तो उसे वसा कहते हैं। अब मांस में जैसे मुर्गा हो गया, मछली हो गई, और जीव हो गए, उनमें क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। वसा कोई चर्बी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में भी वसा पाया जाता है, आपके शरीर में भी वसा है। जिसमें ज़्यादा वसा हो जाएगा वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। किसी किसी को देखो तो ज़्यादा मोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? खूब मोटा रहेगा। लिमिट से ज़्यादा मोटा होना भी नुकसानदेह है। वसा ज़्यादा हो जाएगा, वसा कोई चर्बी कहा जाता है। वसा की क्या बोलते हैं बच्चों? चर्बी। क्या बोलते हैं? चर्बी बोलते हैं। वसा, प्रोटीन, सोयाबीन में हो गया, दाल में हो गया, या मशरूम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम जानते ही आप लोग, है ना। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीजें जो है टूटती हैं हमारी कोशिकाओं में जाके, और कोशिकाएं इसको तोड़ती हैं। तो कहोगे कोशिका कहाँ है? भाई पहले ही बता दिए कि मांस में कोशिका है, हड्डी में कोशिका है, और हमारे पूरे शरीर में ही कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाओं में ही जाके टूटना, इसका क्या कहलाता है? श्वसनीय पदार्थ होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? श्वसनीय पदार्थ, या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये खाना खाओगे ना तो ये मिलेंगे आपको। जो भी खाना खाएंगे उसमें क्या मिलेंगे? या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो वसा, या तो प्रोटीन, वो मिलेंगे आपको, ठीक है। जब कोशिकीय श्वसन में कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। जब आप लोग इसको कोशिका में ले जाएंगे, खाएंगे, तो ये कोशिका में जाके क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? टाइडल वॉल्यूम के बारे में समझते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। आपकी जो कैपेसिटी है, कितना आप एक फेफड़े में खींच सकते हो हवा को, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जैसे आपने एक बार सांस लिया, ऐसे खूब देर से खींचा, तो फेफड़े में एक लिमिट होती है हवा को खींचने की। उसके बाद हवा को छोड़ देंगे बाहर, तो सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो सांस लेकर के पूरा फेफड़े में जितना लिमिट है उतना भर लो। भाई एक लिमिट होती है ना, नॉर्मल लिमिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉर्मल लिमिट की। इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं, ठीक है। नॉर्मल लिमिट की बात हो रही है। तो कोशिकीय श्वसन में देखो, टाइडल वॉल्यूम, हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, या जितनी सांस बाहर छोड़ते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। क्या बोला जाता है?
टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। आपकी एक लिमिट होती है जितना आप सांस ले सकते हैं और जितना सांस छोड़ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, अरे भाई हर एक व्यक्ति की एक टाइडल एक लिमिट होती है ना, उसकी एक क्या होती है, लिमिट होती है। ठीक है, तो सांस फेफड़े में जितना भर सकते हैं, कितना भर सकते हो, तो देखिए हम जो सांस अपने फेफड़े में भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 500 ml भर सकते हैं। कितना, 500 ml, बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ml मतलब मिलीलीटर, ठीक है, तो कम मात्रा में होता है, ये होता है 500 ml। कितना ml, 500 ml, उतना भर सकते हैं, उतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। तो हम लोग जो वयस्क लोग हैं 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। अब मतलब 14 से 18 बार, किसी का बढ़ जाता है 16, तो एक मतलब सामान्य रूप से होता है कि 16 बार व्यक्ति सांस लेता है 1 मिनट में। तो एक बार में वो 500 ml, तो 16 बार में 500 से गुणा कर दो। देखो यहाँ पर, देखिए बच्चों, हमने बताया कि टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं। आप एक बार में देखो, टाइडल वॉल्यूम में हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं और या जितनी सांस बाहर छोड़ते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक बार में टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है, 500 ml। एक बार में मतलब आपने एक बार सांस लिया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे टाइडल वॉल्यूम, एक बार में टाइडल वॉल्यूम की मात्रा 500 ml। 16 बार में टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितना होती है, 16 गुणे 500, कितना होती है, 16 गुणे 500, मतलब 500 से गुणा कर देना, क्योंकि 16 बार ही सांस लेंगे और 16 बार 500 ml भरेंगे, तो 8000 ml हो जाएगा। 8000, 1000 में कितना लीटर बनता है, 1000 ml में 1 लीटर बनेगा, तो 8000 ml में कितना लीटर बनेगा, 8 लीटर बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आप 8 लीटर 16 बार में सांस ले लेते हैं। हवा 8 लीटर क्या करते हैं, अपने फेफड़े में भरते हैं और निकालते हैं 8 लीटर, 16 बार जब 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में हम लोग 8 लीटर हवा को क्या करते हैं, अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं और निकालते हैं। समझे कि नहीं, अपने फेफड़े में डालते हैं, उसको निकालते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 8 लीटर 1 मिनट में, तो 1 घंटा से गुणा कर दो, है ना भाई। 1 मिनट में 60 मिनट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना, फिर 48 लीटर से 1 मिनट में, तो 8 दम 80, 8 छंग 48, 480, यानी लगभग कितना लीटर हो गया, 500 के आसपास, 500 लीटर के आसपास हो जाता है। मतलब 1 घंटे में आप 500 लीटर, 5 क्विंटल, 5 लीटर क्या करते हैं, 5 लीटर आप सांस को लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। तो इससे क्या मतलब है, बस इतना ही जानो, पहले इतना तो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया स्ट्रक्चर फेफड़े का, और उसके बाद ये हो गया पाचन तंत्र का। ठीक है, ये दोनों ही मुख्य भूमिका निभाते हैं एक श्वसन क्रिया में। ठीक है, ये नहीं जाएगा ग्लूकोज, तो श्वसन क्रिया संपूर्ण होगा ही नहीं, है ना। हवा नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तभी आपका संपूर्ण जो है क्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो हम बता तो रहे हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो ये पाचन का भी इसमें मुख्य योगदान होता है, क्योंकि यहाँ से ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं तक पहुँचता है और यहाँ फेफड़े से आपकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचता है, तब जाके कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में बदलना। कहेगा जटिल भोज्य पदार्थ मतलब जो खाते हो वो जटिल होता है, हार्ड होता है, और वो आपके पेट में जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज कहाँ जाता है, मांसपेशियों में, जहाँ जहाँ मांस है, तो वहाँ जाके वो क्या होता है, सरल में भोज्य पदार्थ में टूटता है, नॉर्मल हो जाता है। इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या अपघटन। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से जब भोजन आया था, ग्लूकोज आया था, ये ग्लूकोज यहाँ से आया था, तो इस ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, इस ग्लूकोज को हम लोग तब तक हम क्या बोलेंगे, जटिल बोलेंगे। जटिल मतलब हार्ड, क्या बोलेंगे, हार्ड। और ये हार्ड भोजन कहाँ रहा है, कोशिका में। और उसके बाद ऑक्सीजन इधर से आ रहा है, तो ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, इससे तोड़ेगा। क्या करेगा, तोड़ेगा। मतलब यहाँ अपघटन हो रहा है, या फिर इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, मनुष्य का 1 मिनट में श्वसन दर कितना होता है, 16 से 20 बार, लगभग 16 समझो, है ना। नॉर्मली 16 से 20 बार हो जाता है। मनुष्य का कौन सा भाग श्वसन दर को नियंत्रित करता है, मतलब हम सांस लें या न लें, सांस लेने के लिए कौन हमको कह रहा है। देखिए, हम सांस तो लेंगे ना, सांस लेने के लिए कोई रोकने के लिए तो कहेगा नहीं। हमारा शरीर हमेशा क्या करता रहता है, हम लोग हमेशा श्वसन, फेफड़ा श्वसन कराता रहता है। क्या कराता रहता है, श्वसन कराता रहता है। फेफड़ा हमेशा बार बार ये श्वसन कराएगा। ठीक है, फेफड़े की एक अपनी लिमिट है, वो अपना श्वसन कराता रहता है। लेकिन ये कह कौन रहा है, हमारे बॉडी में जितने अंग हैं सबको कोई ना कोई सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेन ही सिग्नल देता है। यहाँ पर ब्रेन के पीछे मेडुला ऑब्लांगाटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, मेडुला ऑब्लांगाटा। वो मेडुला ऑब्लांगाटा ही आपके बॉडी, आपके फेफड़े को या आपके शरीर में क्या करता है, सिग्नल भेजता है। यहाँ से क्या भेजता है, सिग्नल, और फेफड़े से क्या कराता है, फेफड़े से श्वसन कराता है, कहता है श्वसन करो। अर्थात हमारे ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या पाया जाता है,
मेडुला ऑब्लांगाटा की मात्रा कितनी होती है। देखिए जब आप सांस लेते हैं और सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ जाता है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पहले जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना के बराबर होती है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है, 4.6% हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर किसका निर्माण कर रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेते हैं और पेड़ पौधे से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधों को ज्यादा काटना नहीं चाहिए, वैसे भी लगाना चाहिए इनको। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में। तो हम कल ही बताए थे, इससे पहले ही बताए थे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है या फिर ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो हमने बताया था 4 ATP का निर्माण होता है हमारी कोशिकाओं में, तो वहाँ ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान आपने देखा था कि उसमें पायरुविक अम्ल बना था। तो ये ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले पानी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए ये आपका सेल है, सेल का टेक्निकल नाम साइटो होता है। क्या होता है, साइटो। और इसी में लगा दो प्लाज्म, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जब भी बोलेगा सेल में कोशिका, सेल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइटोप्लाज्म। सॉरी साइटो क्या होता है, सेल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी सेल में कोशिका। आपके मांसपेशियों में कोशिका पाई जाती है जो छोटी छोटी जैसे रेसादार निकलेगी, तो कोशिका को बोलेंगे सेल, और सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइटो। उसमें लगा दो प्लाज्म, यानी कोशिका के अंदर पानी। तो कोशिका के अंदर जो पानी होता है ना, उसे बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। अर्थात आपके शरीर में यहाँ मांस में भी पानी भरा होता है, और इस पानी वही पानी है ना, गर्मियों में जब ये मांस की पानी खत्म होने लगती है, वही है आपको डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ता है। पानी और ग्लूकोज की जरूरत होती है उस समय हमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका में पाए जाने वाले पानी में। ठीक है, फेफड़ा में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, तो देखिए हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ दिल है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4। एक होता है दायां अलिंद, फिर नीचे होता है दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो भैया ये आता है कहाँ से, दायां निलय से। कहाँ से आता है, दायां निलय। जब हार्ट आपको पढ़ाया जाएगा तब वहां समझाया जाएगा कि हार्ट में दायां अलिंद क्या होता है। ठीक है, मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है, गैसीय परिवहन रक्त के द्वारा होता है। मतलब आपने जब फेफड़े में हवा को भरा तो फेफड़े से ऑक्सीजन गया किसके माध्यम से, ये गैस ही तो है, तो इससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आपके ब्लड में। मतलब खून ही क्या करता है, रक्त ही क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को इधर उधर ट्रांसफर करता है, समझे कि नहीं। रक्त ही क्या करता है। श्वास नली की लंबाई, यहाँ श्वास नली होती है ना, श्वास नली होती है, ट्रैकिया। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है, भाई जिसमें हीमोग्लोबिन हो लाल ही होगा ना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन खून के रंग को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो खून के रंग को लाल करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला तो लाल ही तो होगा, है कि नहीं। फिर कह रहा है कि फेफड़े के ऊपर पाई जाने वाली पतली झिल्ली क्या कहलाती है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये जो फेफड़ा है इसके ऊपर पाई जाने वाली पतली झिल्ली होती है, क्या होती है, पतली झिल्ली, जिसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़े के ऊपर पाई जाने वाली पतली झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। आपके शरीर में जो भी अंग है उनमें पतली झिल्ली उसके ऊपर पाई जाती है। जैसे आंखों के ऊपर पाई जाने वाली पतली झिल्ली क्या होती है, ऐसे आप आंखों के अंदर ऐसे उंगली डाल के ऐसे हिलाइएगा, पतली झिल्ली होती है, वो होता है आपका क्या, कार्निया। क्या होता है, कार्निया। तो आंखों के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। फेफड़े के ऊपर, दिल के ऊपर पाई जाने वाली पतली एक लेयर्स होती है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली पतली झिल्ली होती है। जैसे आपके पूरे शरीर पे पाई जाने वाली एक त्वचा है, त्वचा है कि नहीं, खाल, स्किन जिसे बोलते हैं, तो ये जो ऊपर बॉडी के ऊपर पाई जाती है भी तो एक झिल्ली ही है। तो पूरे बॉडी में जितने अंग है उनका एक एक्स्ट्रा से क्या है, झिल्ली है, उनके ऊपर पाई जाने पतली झिल्ली है, तो पतली झिल्ली उसके ऊपर पाई जाती है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। पूरा चैप्टर फाइनल हो चुका है श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अभी हमको प्रैक्टिस सेट को देख लेना है बच्चों की प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है।